वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी में जो सीजीएल होते हैं और स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन होते हैं, सीएचएसएल और एमटीएस की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन कभी सीजीएल का क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछ देते हैं, कभी सीएचएसएल का क्वेश्चन सीजीएल में पूछ देते हैं। तो इस तरह से जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो काफ़ी रोटेट होते रहता है, इधर से उधर मतलब पूछते रहते हैं वो लोग। तो इसीलिए आपको जो है हालांकि तैयारी उस एसएससी सीजीएल लेवल तक की करनी है जीके की, ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान लगे। हालांकि आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ये एक्सक्लूसिवली जो है एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि जो लोग सीजीएल सब की भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर देने के लिए, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहता है जो डीपीएसपी है वो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये डीपीएसपी क्या है? ये डीपीएसपी मतलब भारत का संविधान चाहता है, इसमें जो है आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे 31 to 52, इसके बीच में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। तो उसमें कुछ ऐसा मतलब बातें लिखी गई है जो कि एक देश को करना चाहिए था, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन करना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए, हर आदमी को घर होना चाहिए, हर आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है उसमें ऐसा मानता रखा गया है कि इस तरह की चीज़ हमारे देश में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है कि गरीब देश है, तो इस देश में क्या कहते हैं हर चीज़ को पूरा कर पाना ये काफ़ी मुश्किल है हर एक लोगों के लिए। तो इसीलिए जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसा प्रोविज़न किया गया कि डीपीएसपी बनाया गया कि ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको रखा गया है। इसको आप फंडामेंटल राइट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आपको कोई चीज़ फंडामेंटल राइट दिया गया तो आपका अगर जब वो कोई वायलेट कर देता है, कोई आपका फंडामेंटल राइट को छीनता है, आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई अटैक करता है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका सकते हैं। आप उस सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं और उसके खिलाफ जो जिस आदमी ने आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मतलब ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लिया गया और जितने भी पॉलिसी देश में बनते हैं तो सब डीपीएसपी जो दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये जो फीचर लाया गया भारत के संविधान में, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। आयरलैंड एक देश है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। कहता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। आप लोग जानते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले में हमारे देश का एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं रहा। 44th अमेंडमेंट में 44वां संशोधन जब हुआ संविधान का 1978 ईस्वी में, तो राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। इसको जो है किस तरह का राइट बनाया गया? तो ये जो है एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है आपका। आप रख सकते हैं, टैक्स पे कीजिए गवर्नमेंट को, आप रख सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है कि फंडामेंटल राइट है कि सिविल राइट है। इस तरह का चीज़ आपसे पूछा जाता है कि पॉलिटिकल राइट है, तो आपको वहाँ पर मार्क करना है कि ये लीगल राइट है। फिर डुअल सिटीजनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि डुअल सिटीजनशिप जो है किस तरह के गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट फीचर है।
तो आप जानते हैं कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर जब गवर्नमेंट का होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि स्टेट में और सेंट्रल का दोनों का अलग अलग पावर होता है। जैसे इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, हालांकि हमारे देश में क्वासी फेडरल है, मतलब कि फेडरल का मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में स्टेट है उसको, स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को अलग पावर मिला गया है। तो ये अलग अलग पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। लेकिन क्वासी फेडरल का हम बताए थे कंसेप्ट, क्वासी फेडरल इसलिए है क्योंकि अगर जहाँ स्टेट अलग होने का मांग करने लगे, स्टेट जो है अपना मनमानी करने लगे, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, स्टेट के सारे नियम कानून सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हैंड में कर लेंगे। तो ये हम डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग जो है सभी लोग इंडियन है, बस एक सिटीजनशिप है हम लोगों का। लेकिन आप अगर यहाँ यूएसए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग अगर अमेरिका का नागरिकता अगर उसको मिलता है तो उसे जो है यूएसए का, जो यूनाइटेड स्टेट का तो मिलेगा ही उसको, और ऊपर से सिटीजनशिप जो जिस स्टेट में वो जन्म लेता है या जिस स्टेट का उसको नेचुरल वे में अगर उसको मतलब रह रहे हैं तो उस स्टेट का भी उसको सिटीजनशिप मिलता है। तो ये डुअल सिटीजनशिप जो है ये इनका फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पर है वो ये काफ़ी डुअल सिटीजनशिप में एक विशेषता है, इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन में है कि द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन, मतलब डेमोक्रेसी का सक्सेस किस बात पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड डिफिनेशन है वो कहता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब ये जनता से ही रिलेटेड चीज़ है कि जनता के लिए जो हित के लिए काम करे वही है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सफलता जो है, सक्सेस भी है, उसी बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर है कि राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एसोसिएशन या राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी हर एक आदमी को खुद का आज़ादी हो, वो खुद से उसको मतलब बोलने का अधिकार है, अपने अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार हो, वो उसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार हो। तो इस तरह का सारे जो डेमोक्रेसी का ये सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी इसमें होगा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो सेकुलर स्टेट है बिकॉज, क्यों है, क्योंकि इन आवर कंट्री स्टेट हैज़ नो रिलीजन, हमारे देश में इंडिया का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है, हर आदमी को ये स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है कि हर एक आदमी जो है अपना रिलीजन खुद से वो सेलेक्ट कर सके। तो इंडिया हैज़ नो रिलीजन, इंडिया स्टेट हैज़ नो रिलीजन। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है सेकुलर स्टेट। इंडिया को क्या कहा जाता है, सेकुलर स्टेट। पूछता है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ऐसा जो एमटीएस का एग्जाम होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और सीएचएसएल में भी, कि राइट टू वोट इज ए, क्या है राइट टू वोट, एक पॉलिटिकल राइट है या सिविल राइट है, किस तरह का राइट है। तो ये राइट टू वोट जो है एक पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट किसको कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल राइट ये है कि अगर स्टेट का वेलफेयर के लिए, फेयर के लिए जो मतलब सभी लोगों को समान रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है, मतलब ये पॉलिटिकल राइट है कि आप जो है राइट टू वोट कर सकते हैं, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह का काम जो है ये पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकली रूप से सभी लोग भारत में समान हैं। तो ये सब है कि कॉन्टेस्ट कीजिए आप इलेक्शन, आप जो है जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है आपके पास उसका आप अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, ये भी आपको भारत का ये जो है एक पॉलिटिकल राइट है। तो राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दीज आर द पॉलिटिकल राइट। तो आपको लिखना है कि राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है कि राइट टू पब्लिक ऑफिस इज ए, क्या है राइट टू पब्लिक ऑफिस जो है एक सिविल राइट है। सिविल राइट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को जो है जितने भी स्टेट है ये इसमें पब्लिक ऑफिस में ये आता है कि जैसे कि कोई भी लोग को आपको जैसे कि उसके जेंडर के आधार पर या फिर उसके एज के आधार पर, उसके कलर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, या फिर ये उसके कास्ट के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये है इस तरह का जो राइट है हर एक आदमी को दिया गया है राइट।
तो इस तरह का जो राइट है, राइट टू पब्लिक ऑफिस, ये सिविल राइट है। तो आप किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कास्ट के आधार पर, ना ही उसके सेक्स के आधार पर, ना ही और जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का है कि गोरा काला, इस तरह का जो भी चीज़ है उस आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये है राइट टू पब्लिक ऑफिस, जो कि सिविल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो सरकारी संपत्ति, उसको आप नाश नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते हैं। ये किस तरह का ड्यूटी है? तो ये एक सिविल ड्यूटी है। सिविल ड्यूटी के अंदर क्या होता है कि आप जो है सरकारी संपत्ति का आप सुरक्षा कीजिए, या आपकी संपत्ति है, जैसे कि आप जो है जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स पॉलिसी है, तो आप अगर कमाते हैं, अगर टैक्स क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भरिए। ये एक गुड सिटीजनशिप का एक काम है। तो ये जो नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक सिविल ड्यूटी है। द रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ, आपको बताए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 5 तरह का जो है रिट जो है इशू करता है। रिट क्या है? एक नोटिस है, एक कानूनी रूप से एक नोटिस है, लीगल नोटिस है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। तो जो हेबियस कॉर्पस है उसमें जो तो उस नोटिस में क्या रहता है? जो हेबियस कॉर्पस होता है उसमें होता है कि अगर जहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने रॉन्गफुल्ली, मतलब गलत तरीके से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, तो रॉन्गफुल्ली पुलिस डिटेंशन, इसमें जो हेबियस कॉर्पस इशू होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जहाँ आपको गलत तरीके से किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस रूल में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर डिटेन करता है तो उसे 24 घंटा के अंदर जो है कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया तो उसके ऊपर जो हेबियस कॉर्पस नोटिस रिट इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो रॉन्गफुल्ली पुलिस डिटेंशन के केस में हेबियस कॉर्पस रिट इशू होता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट वेर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम बताए थे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप देखिए कितना सारा चीज़ जो मैंने इसमें बताया आपको कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं ना कहीं से हम लोगों ने अच्छा जो हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने जो है बहुत देश का संविधान पढ़ा और सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ लाकर हमारे देश के हिसाब से उसे एडजस्ट किया। तो जो फंडामेंटल राइट था वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर जो फंडामेंटल राइट आप जानते हैं कि वो आपको जो अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया, वो जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर है राइट फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूटी। राइट क्या है? राइट डैश ड्यूटी, तो इसमें भरना है ऑब्स्ट्रक्ट राइट ऑब्स्ट्रक्ट द ड्यूटी, राइट इम्प्लाइज द ड्यूटी, राइट इंस्ट्रक्ट द ड्यूटी, राइट अपोज द ड्यूटी। तो इसमें क्या होगा? राइट जो है इम्प्लाइज ड्यूटी। अगर आपको कोई चीज़ राइट मिला है, आपको अधिकार मिला है, तो आपका कुछ कर्तव्य भी है। जैसे हम बताते हैं आपको कि जैसे कि आपको ये अधिकार मिला है भारत के संविधान के, राइट इम्प्लाइज द ड्यूटी, मतलब राइट जो जब आपको राइट मिलता है तो उसको ड्यूटी भी निभाना है। तो इसमें देखिए कैसे आपको बता रहे हैं, मैं इसमें बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे कि आपको धर्म को चुनने का अधिकार है भारत में, कि इंडिया के पास, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है। लेकिन आपके इसके साथ साथ आपको एक ड्यूटी भी है। ड्यूटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी धर्म को मान रहा है तो उसके मान्यता को आप ठेस नहीं पहुंचाइए। आप उसके भी धर्म, जो भी लोग मान रहे हैं, उसको सम्मान कीजिए। ये नहीं कि आप अगर किसी धर्म को मान रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को आप जो है मतलब क्रिटिसाइज कीजिए उसको। तो इस तरह का चीज़ सही नहीं है। ये आपका ड्यूटी है कि दूसरे भी धर्म का आप अगर जहाँ हो सके जहाँ तक तो आप सम्मान कीजिए। और ये चीज़ जो है, एक ड्यूटी है आपका, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट है देयर मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का 2 सेशन होता है तो उस दोनों सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? तो ये मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ का होना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि आप जैसे मानसून सत्र आता है, तो इस तरह का जो शीतकालीन सत्र आता है, तो ये जो 2 सत्र होता है पार्लियामेंट में, और 2 सत्र के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने का अगर ज़्यादा गैप होगा तो हो सकता है कि वहाँ का जो राज्यपाल है, गवर्नर है किसी स्टेट का, तो वो कुछ एक्शन ले सकता है। हो सकता है कि वो राष्ट्रपति इमरजेंसी का भी केस लगा दे, और ऐसा इस देश में हो चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो 2 सेशन के बीच का जो गैप होना चाहिए मैक्सिमम, वो 6 मंथ का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। अगर भारत का
राष्ट्रपति के सीट पर अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी कितने दिन तक के लिए रह सकती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकती है। 6 महीने के अंदर कोई दूसरा न जल्दी से, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन होना चाहिए इंडिया में 6 महीने के अंदर, मतलब सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए 6 महीने का समय दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीने से ज़्यादा वैकेंट नहीं रह सकता राष्ट्रपति का पोस्ट। तो 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति का पोस्ट फिलअप करना है। तो ये 6 मंथ का है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आप जानते हैं कि हमारे देश में दो, जो सेंट्रल लेवल में है तो 2 तरह की असेंबली है, उसमें एक है राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, उच्च सदन है, और जो लोकसभा है वो क्या है कि लोअर सदन है, लोअर हाउस है, निम्न सदन है। तो जो राज्यसभा का जो मेंबर होने के लिए आपको कम से कम एज जो होना चाहिए मिनिमम, कम से कम तो वो मिनिमम में होना चाहिए 30 साल का उम्र, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए? 25 साल का। 25 साल एज होगा तभी आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपको मिनिमम जो है 30 साल का एज होना चाहिए। कहता है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसिडेंट, मतलब किस पार्ट, भारत के संविधान के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया है? तो वो है 4A। 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का बात किया गया है, और ये है आर्टिकल 51 क्लाउज ए। 51 क्लाउज ए, तो ये 4th A पार्ट में और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज 0 आवर इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो कहता है 0 आवर कब भारत के जो पार्लियामेंट्री, जो संविधान है, जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 0 आवर को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये 1962 ईस्वी में किया गया। 0 आवर कब होता है? जैसे कि जो दोपहर के जो 12 बजे होते हैं उस टाइम जो है 0 आवर स्टार्ट होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि बिना किसी परमिशन के जो है लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को उस 0 आवर के दौरान उठा सकते हैं बिना परमिशन के। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिस जो मिनिस्टर हैं, जो लोग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ अगर गलत किया है और या फिर उसे जो करना चाहिए था जनता के हित के लिए अगर उसने नहीं किया, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एलिगेशन जो है किसी भी मिनिस्टर पर लगाया जा सकता है। 0 आवर के दौरान जो है लगाते हैं लोग। तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन पूछना होता है। ये 12 बजे दिन में लगभग स्टार्ट होता है। तो ये 0 आवर का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये जो है 1962 ईस्वी में भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, आप जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 3 तरह के लिस्ट बनाए गए हैं। जो एक लिस्ट है यूनियन का लिस्ट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट है, और तीसरा जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, उसमें जो कानून बनाने का हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन कुछ चीज़ को जो है कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर जो है रूल बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है कि वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर कितने आदमी आ सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है राज्यसभा में चुनकर जो है 238 आदमी आ सकते हैं। तो ऐसे राज्यसभा में कितना मैक्सिमम मेंबर होता है? तो ऐसे मैक्सिमम जो मेंबर होता है राज्यसभा में वो 250 होते हैं, जिसमें कि 12 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए कि वो या तो सोशल सर्विस से रिलेटेड हो, या फिर क्या कहते हैं लिटरेचर से हो, आर्ट से हो। तो मतलब ये सब विभाग से जो है 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो 238 मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये संविधान में लिखा गया, इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर ए कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। ये बता चुके हैं कि जो कम से कम एज होना चाहिए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, वो 25 साल होना चाहिए कम से कम। When the office of both the president and vice president of India are vacant, who will discharge their function? कहता है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, देखिए जब प्रेसिडेंट अब्सेंट रहेगा
तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा इंडिया का, वो प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस केस में कौन जो है प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगा? तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो जो है प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगा। और ऐसा केसेस इंडिया में आ भी चुका है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट का रोल अदा किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा में मैक्सिमम नॉमिनेटेड मेंबर कितना होगा? तो ये 12 होगा। 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि आर्ट से रिलेटेड रहते हैं, साहित्य से रिलेटेड, आर्ट से या फिर सोशल सर्विस सबसे रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन का, और इसके बारे में बता दें राज्यसभा के बारे में, जो हर एक 2 साल में 1/3 लोग जो है मतलब रिटायर हो जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। और नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा का। अगर जहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अगर कोई भी लोग सेलेक्ट होकर नहीं आते हैं, इलेक्ट होकर नहीं आते हैं इसमें लोकसभा में, तो उस केसेस में 2 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ऐसा संविधान में प्रोविजन है। तो ये दोस्त यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।